ब्राह्मण की बेटी। मोहल्ले में घूमने फिरने के बाद रासमणी अपनी नातिन के साथ घर लौट रही थी। गांव की सड़क कम चौड़ी थी। उस सड़क के एक ओर बंधा पड़ा मेमना बकरी का बच्चा सो रहा था। उसे देखते ही बुढ़िया नातिन को चेतावनी देने के स्वर में सावधान करती हुई बोली, ए लड़की, कहीं आंख मीच कर चलती हुई मेमने की रस्सी लांघने की मूर्खता न कर बैठना। अरे यह क्या, लांघ गई? तू भी बिना ध्यान दिए चल देती है। क्या तुझे रास्ते में बंधी बकरी दिखाई नहीं देती? नातिन बोली, दादी, बकरी तो सो रही है। तो क्या, सो रही बकरी की रस्सी टापने में दोष नहीं लगता? तुझे क्या इतना भी मालूम नहीं कि मंगल और शनि के दिन रस्सी लांघने का परिणाम अनर्थ होता है? काहे का अनर्थ होता है? यह सब बेकार की बातें हैं। तिलमिला उठी दादी, बोली, ब्राह्मण के घर में जन्मी 9-10 साल की हिष्ट पिष्ट लड़की के पास बुद्धि का अभाव लगता है, इसलिए वह इतना भी नहीं जानती कि मंगल और शनि के दिन बकरी की रस्सी को नहीं लांघनी चाहिए। उल्टे मुझे समझाती है कि यह बेकार का वहम है। इन मरों की बकरी पालने के शौक के मारे तो लोगों का राह चलना दुभर हो गया है। सड़क के बीच बकरी को बांधने वाले भी कितने मूर्ख हैं। वे यह नहीं सोचते कि बेचारे बच्चे अनजाने में रस्सी लांघ जाते हैं। क्या उन्हें बच्चों के हित का भी ध्यान नहीं आता? लगता है जैसे उनके बच्चे हैं ही नहीं, तभी तो वे सोच विचार नहीं कर पाते। अचानक रासू की नज़र बकरी को हटाने जा रही दूल्हे जाति की एक 12 वर्षीय लड़की पर पड़ गई। उस पर बरसती हुई बुढ़िया बोली, अरे तू कौन है? तू दूर हटकर क्यों नहीं चलती? कहीं मेरी नातिन से तेरा आंचल छू तो नहीं गया? लगता है कि तुझे ठीक से सुनाई दिखाई नहीं देता। घबराई हुई दूल्हे की लड़की धीमे स्वर में बोली, दादी जी, मैं तो स्वयं आप लोगों से बचकर चल रही हूँ। तुझे इधर से गुजरने की अनुमति किसने दी है? यह बकरी भी शायद तेरी है। तुम कौन जात के हो और यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? दादी जी, हम लोग दूल्हे हैं। लड़की ने उत्तर दिया, अरे मेरी नातिन को कहीं छू तो नहीं दिया? बेचारी को असमय में स्नान करना पड़ेगा। नातिन बोली, दादी, इसने मुझे नहीं छुआ है। रसमनी उत्तेजित स्वर में नातिन को डांट कर बोली, क्या मैंने तुझसे कुछ पूछा है? मुझे इस लड़की का आंचल तुझसे छुआ लगा है। जा, घर में घुसने से पहले नदी में स्नान करके आ। इस नीच जाति वालों की संख्या में निरंतर हो रही वृद्धि के कारण उच्च जाति वालों का जीना हराम हो गया है। दूल्हे की लड़की को डांटती हुई बुढ़िया बोली, अपने मोहल्ले से बकरी बांधने के लिए ब्राह्मणों के मोहल्ले में आने की बात तेरी समझ में नहीं आई। डरी और लज्जित हुई लड़की ने मेमने को छाती से चिपका कर कहा, मैंने किसी को नहीं छुआ है। ठीक है, किंतु इस मोहल्ले में तेरा आना कैसे हुआ? दूर किसी घर की ओर उंगली का संकेत करते लड़की ने कहा, मेरी नानी द्वारा मुझे और मेरी माँ को घर से निकाल देने पर उन महाराज जी ने अपने घर के पिछवाड़े हमें रहने को स्थान दिया है। किसी भी कारण से किसी की दुर्गति के मामले में प्रसन्न होने वाली तथा रुचि रखने वाली रासमणी प्रसन्न हो उठी और पूरी कहानी को जानने की इच्छा से बोली, तुम्हारी नानी ने तुम लोगों को कब निकाला? परसों रात को। तो क्या तू एक कौड़ी दूल्हे की छोकरी है? अरे बताती क्यों नहीं? यह तो मैं जानती हूँ कि तेरे बाप के मरते ही तेरी बुढ़िया नानी ने तुम लोगों को डर से चलता किया है। तुम छोटी जाति वालों का बेड़ा गर्क हो। अब क्या तुम लोग ब्राह्मण के मोहल्ले को भ्रष्ट करोगे? तुम लोगों का दिमाग खराब नहीं हो गया? तुम्हारी माँ को कौन इस मोहल्ले में लाया है? ऐसी मूर्खता हराम तनु के दामाद के सिवाय और किसी के द्वारा तो की नहीं जा सकती। साला घर जमाई बनकर
ससुर की संपत्ति पर ऐश कर रहा है। पता नहीं साला क्या सोचकर भंगी चमारों को इस मोहल्ले में ले आया है। इसके बाद रसमनी ने संध्या को आवाज़ दी, बेटी संध्या, क्या घर में ही हो? खाली पड़ी धरती के उस और राम तनु के घर की खिड़की है। उस खिड़की से बाह मुँह निकालकर 19-20 वर्ष की एक सुंदर सलोनी लड़की बोली, कौन पुकार रहा है? रासमणी को देखकर अरे नानी है कहती हुई संध्या घर से बाहर आ गई और बोली, बात नानी क्यों शोर मचा रही हो? रासमणी बोली, बिटिया तेरे नाना तो कुलीन ब्राह्मण थे। तेरे बाप को यह क्या सूझी जो ब्राह्मणों के मोहल्ले में शूद्रों को बसा दिया? क्या यह सब निंदनीय कार्य नहीं है? इसके बाद अपने गाल पर हाथ रख कर हैरान प्रकट करती हुई नानी संध्या से बोली, जरा अपनी माँ को इधर भेज, देखती हूँ कि जगदात्री उन्हें निकालने को सहमत होती है तो ठीक, नहीं तो चटर्जी भैया से जाकर गुहार लगाऊंगी। पता चलेगा कि नामी गिरामी जमींदार भी कुछ करते हैं या नहीं। संध्या ने चकित भाव से पूछा, नानी किसे निकालने को परेशान हो रही हो? अपनी माँ को बुला, उसके सामने सारी बात कहूँगी। इसके बाद अपनी नातिन की ओर संकेत करती हुई रासमणी ने कहा, यह लड़की मंगल के दिन बकरी की रस्सी लांग गई और दूल्हे की लड़की से छू गई। संध्या ने बुढ़िया की नातिन से पूछा, क्या तुझे दूल्हे की लड़की ने छू लिया था? सहमी हुई बुढ़िया के पास खड़ी दूल्हे की लड़की ने उत्तर दिया, दीदी मैंने किसी को नहीं छुआ। रासमणी की नातिन ने भी समर्थन में कहा, मुझे किसी ने नहीं छुआ। क्रोध से उत्तेजित रासमणी दोनों को डांटती हुई बोली, झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने अपने आँखों से देखा कि दूल्हे की लड़की का आंचल तुझसे छुआ है। नातिन बोली, नहीं नानी, वह मुझसे दूर थी। रासमणी बिगड़ उठी और चिल्लाकर बोली, झूठ बोलती है, जाओ नदी में नहा कर आओ, घर चलने पर मैं तेरी खबर लेती हूँ। संध्या हंसकर बोली, नानी नहीं छुआ तो असमय में बेचारी को क्यों नहाने पर विवश कर रही हो? जली भुनी रासमणी बोली, लड़की को नहाना ही पड़ेगा, किंतु तेरे पिताजी ने अपने ही मोहल्ले में शूद्रों को बसाकर कौन सा पुण्य कर्म कर दिया है? घर जमाई को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, उसके ऐसे कार्य का भला कौन समर्थन करेगा? अपने पिता के विरुद्ध बुढ़िया द्वारा लगाए जा रहे आरोपों से क्षुब्ध होकर संध्या तीव्र स्वर में बोली, हम अपने घर में कुछ भी करें, हमें कौन रोक सकता है? मैं पूछती हूँ कि तुम्हें क्यों ईर्ष्या हो रही है? किसे क्या कष्ट हो रहा है? यह देखना हो तो मुझे चटर्जी बाबू को सारी बात बतानी होगी। संध्या बोली, नानी तुझे किसने रोका है? जिसे कहने को तेरा जी क्या है कह दे, वह बड़े आदमी हैं तो क्या हुआ? क्या हम किसी से उधार मांगकर खाते हैं? रासमणी आपे से बाहर होकर बोली, देखो इस छोटी सी छोकरी की कितनी लंबी जबान है। मैं गोलोक चटर्जी को कहने की बात कह रही थी, तुम लोगों ने शायद उनके महत्व को पहचाना नहीं। कोलाहल सुनकर जगधात्री बाहर आ गई। उसे देखकर रासमणी अग्निज्वाला के समान धधकने लगी। अपनी चीख और चिल्लाहट से सारे मोहल्ले को सुनाती हुई रासमणी बोली, जगधात्री तुझे पता है कि तेरी लड़की के विचार कितने उच्च है? खूब पढ़ी लिखी है ना? कहती है कि इस गोलोक चटर्जी की कोई परवाह नहीं है। क्या हम उनके बाप दादा का दिया खाते हैं जो हमारा दाना पानी बंद कर देंगे या हमें गांव से बाहर निकलवा देंगे? हमने शूद्रों को इस मोहल्ले में स्थान देकर कुछ भी बुरा नहीं किया है। कोई बड़ा होगा तो अपने लिए होगा, हमें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। कुपित और चकित हुई जगदात्री ने तीखे स्वर में लड़की से बोला, क्यों री, क्या तूने यह सब कहा है? संध्या बोली, मेरे कहने का अभिप्राय किसी को अपमान करना नहीं था। हाथ मटकाती हुई रासमणी बोली, तो क्या
उनका सम्मान कर रही थी। अरे कहा है तो मुकरती क्यों है? अचानक रासमणी अपनी उग्रता छोड़कर मृदु स्वर में बोली, जगधात्री, मैंने तो शास्त्र की बात कही थी कि मेरी नातिन ने मंगल के दिन बकरी की रस्सी को लांघकर ठीक नहीं किया। इस पर संध्या ने पूछा, बीच सड़क पर किसने पगड़ी बांध रखी थी? मैंने इसे बताया कि यह दूल्हे की लड़की का काम था और उसी का आंचल मेरी नतनी को छू गया। मैं अपनी नातिन को नहाने को कह रही थी। मैं संध्या से बोली, बेटी, यदि तेरे बाबूजी इन दूल्हे डोमों को इस मोहल्ले में न बसाते तो यह अनर्थ क्यों होता? छोटी जात वालों को भला आचार विचार का ध्यान कहाँ रहता है? बूढ़े गोलोक चटर्जी प्रायः उधर से आते जाते हैं, उन्हें पता चलेगा तो वह क्रुद्ध हो जाएंगे। जगधात्री, मैंने केवल इतना ही कहा। इस पर तेरी लड़की ने मुझे क्या क्या नहीं सुनाया। खाली पिटने की कसर रह गई है। क्या बड़ों के सामने लड़की का ऐसे असभ्य वचन मुंह से निकालना अच्छी बात है? क्या लड़कियों को यह शोभा देता है? माँ ने क्रुद्ध स्वर में बेटी से पूछा, क्या तूने यह सब कहा है? लड़की द्वारा इनकार किए जाने पर उत्तेजित माँ बोली, तो क्या तुम्हारी नानी झूठ बोल रही है? रासमणी भी क्रोध से उबलने लगी और बोली, ए छोकरी, बोलते वक्त जो मुंह में आया बोलती गई है और अब मुकरती है कि मैंने नहीं कहा। क्या मैं तुम्हारी शत्रु हूँ जो तुम पर मिथ्या आरोप लगाऊंगी? संध्या घबरा गई, फिर भी संभल कर बोली, माँ, तुझे अपनी बेटी पर विश्वास है तो ठीक है, नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारी दृष्टि में नानी अधिक प्रामाणिक है तो उसी की मानो। यह कहकर संध्या किसी अन्य प्रश्न को दागे जाने की आशंका से जल्दी से खुले दरवाजे से भीतर चली गई। दोनों महिलाएं लड़की की इस उपेक्षा पूर्ण व्यवहार पर विस्मित हुई, एक दूसरे का मुंह देखने लगी। इस बीच दूल्हे की लड़की भी मौका देखकर मेमने को छाती से चिपकाकर वहां से भाग खड़ी हुई। जली भुनी रासमणी कठोर शब्दों में बोली, कहना अच्छा तो नहीं लगता, फिर भी कहे बिना रहा नहीं जाता। अब तो तूने अपनी आंखों से अपनी लड़की की करतूत देख ली। यदि कहीं ऐसी तेज न होती तो क्या कुलीन परिवार की लड़की अभी तक कुंवारी बैठी रहती? इसकी आयु की लड़कियां तो 4-5 बच्चों की माँ बन बैठी है। जगधात्री भला क्या उत्तर देती? उसकी चुप्पी से रासमणी भी शांत हो गई। फिर थोड़ी देर में बोली, जगधात्री, मैंने सुना है कि चक्रवर्ती का छोरा अब भी तेरे घर आता रहता है। तूने उसे छूट दे रखी है। क्या यह सब सत्य है? जगधात्री चिंता और संकोच से मुंह न खोल सकी। रासमणी बोली, पुलिन की अम्मा ने जब मुझे यह सब कहा तो मैं उससे लड़ पड़ी। मैंने कहा, हरिहर बनर्जी की नातिन और रामचंद्र की लड़की जगधात्री क्या कभी किसी शूद्र के छोकरे को अपने घर में घुसने दे सकती है? जगधात्री तो कायस्थों के घर पैर रखने से घबराती है। कोई शूद्र लड़का उसके घर में घुसने का साहस कैसे कर सकता है? अपना हित चाहने वाली तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील इस बुढ़िया के सामने जगधात्री भला कैसे मुंह खोलती? कोमल और धीमे स्वर में बोली, मौसी, तुम तो जानती हो कि बचपन से उसका हमारे घर में आना जाना है और वह मुझे चाची कहकर पुकारता है। तुम्हारी बात तो ठीक है, किंतु एकदम रोकना भी तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए वह कभी कभार भूले भटके साल 6 महीने एक आध बार ही आता है। फिर बिना माँ बाप के अनाथ छोकरे पर दया भी आ जाती है। इसलिए मुंह से न कहते नहीं बनता। सुनकर उफनती हुई रासमणी बोली, जगधात्री, मैं तो ऐसी दया और सहानुभूति का समर्थन नहीं करती। मैं तो इसे भर्त्सना योग्य हुई कहूँगी। क्रोध की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाने से रासमणी कांपने लगी थी। बड़े प्रयत्न से अपने को संभालने के उपरांत वह बोली, उस मनचले छोकरे को शायद तू भोला भाला और मासूम समझती है। तुझे मालूम नहीं है कि वह
कितना बदमाश है। ऐसा पाजी पूरे इलाके में दूसरा नहीं होगा। चटर्जी बाबू ने छोरे को बुलाकर वजीफे का प्रलोभन देकर शरीफ आदमी की तरह रहने के लिए खूब समझाया था। उन्होंने विलायत जाने की जिद न करने को बहुत कहा, किंतु उसने उनकी कहा सुनी। बूढ़े का मजाक उड़ाता हुआ छोकरा बोला, विलायत जाने से जाति भ्रष्ट होती है तो हो जाए। मैं गोलोक की तरह भेड़ बकरियों को विलायत भेजकर पैसा नहीं कमा सकता, और न ही मैं अपने समाज का शोषण कर सकता हूँ। यह सब कहकर बुढ़िया बोली, गोलोक जैसे परम वैष्णव को खरी खोटी सुनाने वाले का तो मुंह नोच लेना चाहिए था। गोलोक सीधा आदमी है ना, नहीं तो दो चार जड़ दिए होते और बाह बाजू तोड़ दिए होते। जगधात्री बोली, मौसी मैंने तो अरुण को कभी किसी की निंदा अथवा चुगली करते नहीं देखा, तो क्या मैं और चटर्जी भैया झूठ बोलते हैं? तुम लोग झूठ क्यों बोलने लगे? मैं तो लोगों की सामान्यतः किसी बात को बढ़ाकर कहने की प्रवृत्ति की बात कर रही थी। जगधात्री, क्या लोगों के पास केवल दूसरों की चर्चा करने का ही एक काम रह गया है? विलायत जाकर किसने कौन सा किला फतेह कर लिया, वहाँ से किसानों की विधायकें सीख आने पर हंसी आती है। क्या अपने देश में किसान नदी या खेत नहीं होती जो इसे सीखने के लिए विलायत जाना आवश्यक था? अब उससे पूछो कि क्या वह हल चलाएगा? राम ब्राह्मण जन्म को बेकार गंवाने से पहले उसकी मृत्यु क्यों नहीं हो गई? जगधात्री को अब यह चिंता सताने लगी कि मौसी की ऊंची आवाज़ को सुनकर तमाशा देखने की शौकीन मोहल्ले की स्त्रियों का कहीं जमघट न लग जाए। यह शांत स्वर में अनुरोध करते हुए बोली, मौसी बाहर खड़ी थक गई होगी, भीतर चलकर आराम से बैठो ना। नहीं, काफ़ी देर हो गई है, अब बैठने का समय नहीं है। नातिन को नहलवाना भी तो है। दूल्हे की छोकरी उसे छूकर भ्रष्ट जो कर गई है। नातिन बोली, दीदी अब तू बातें कर रही थी। उसी बीच वह निकल गई, किंतु उसने मुझे छुआ बिल्कुल नहीं। फिर मुकर रही है शैतान छोकरी। हाँ जगधात्री, देखो तुमसे कहे जा रही हूँ, अपने मोहल्ले में शूद्र को बसाना अच्छी नहीं है। जमाई राजा को बता देना। मौसी अवश्य कहूँगी, कहना भी क्या, इन्हें कल ही निकाल बाहर करती हूँ। इनके रहने से अपने को भी कम परेशानी नहीं है। ये लोग रहेंगे तो ताल तालाब का पानी बिगाड़ेंगे, फिर शाम सवेरे इनका दिखाई देना भी तो शुभ नहीं। प्रसन्न होकर बुढ़िया बोली, बेटी अपनी जाति और अपने धर्म को बचाने के लिए इनका अलग रहना ही अच्छा है। आजकल के लड़के लड़कियां इस बात को न समझे तो क्या किया जा सकता है। उस दिन गोलोक चटर्जी मुझे कहने लगे कि संध्या का बाद अपनी बेटी को पढ़ा लिखा रही है। रासो इन्हें समझा, लड़कियां पढ़ने लिखने लगी तो अनर्थ होते देर नहीं लगेगी। डर से कांपती हुई जगधात्री बोली, क्या सचमुच चटर्जी मामा यह सब कह रहे थे? अरे गांव के मुखिया और समाज के प्रधान को तो यह सब कहना ही पड़ता है। अब मुझे ही देखो, मेरे काला अक्षर भैंस बराबर है, परंतु फिर भी किसी शास्त्र की जानकारी मुझे नहीं है, और कोई माई का लाल जो यह कह सके कि रासमणी का एक भी कोई आचरण शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध है। इसे ही देख लो, लल्ली द्वारा बकरी की रस्सी को लांघते देखकर मैंने उसे टोका और कहा, अरे लड़की, मंगल के दिन तू यह कैसा अनर्थ कर रही है? क्या किसी पंडित में मेरी बात को काटने का दम है? मैंने अपने माँ बाप से यह सब सीखा है। हाँ, अपनी नई रोशनी में पली लाडली से पूछो, क्या उसे इस तरह की बातों की थोड़ी भी जानकारी है? जगधात्री ने कहा, मौसी थोड़ी देर में बैठोगी तो लड़की को बुलाऊंगी। रासमणी देर हो जाने की बात कहकर नातिन को आगे करके चल दी, किंतु दो चार डग भरने के बाद लौट पड़ी और बोली, जगधात्री
ऐसे श्रेष्ठ वर को हाथ से जाने दिया तूने। मौसी, अभी हाथ में तो रखा हुआ है, किंतु एक तो संपत्ति के नाम पर उसके पाक घर द्वार कुछ भी नहीं है, दूसरे उसकी आयु भी कुछ अधिक है। चकित होकर रासमणी बोली, उसके पास घर संपत्ति नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। तुम्हारा कोई लड़का तो है नहीं, लड़की भी यही एक है, फिर किसे देना है। इसी लड़की और दामाद को ही तो अपना सब कुछ देगी। कुलीन परिवार के लड़के की भी आयु कभी देखी जाती है? 40-42 भी कोई आयु है क्या? तू जानती है ना कि वह रसिकपुर के जयराम मुखर्जी का देवता है। देवता? जगधात्री लड़के की उम्र तो देख रही हो, किंतु क्या अपनी लड़की की उम्र पर भी ध्यान दिया है? यदि अब भी नाज नखरा करती रहोगी तो क्या लड़की कुंवारी नहीं रह जाएगी? जगदात्री बोली, मौसी, अकेले मेरे चाहने से क्या होता है? लड़की का बाप भी। पूरी बात सुनने का धीरज न दिखाती हुई रासमणी बीच में बोल उठी, लड़की का बाप क्यों नहीं मानेगा? जब उसका विवाह हुआ था तो उसके पास कौन सी संपत्ति थी? फिर तुम्हारे घर में अरुण का आना जाना, पूरा पूरा दिन डटे रहना, सुना है कि हुक्का पानी भी चलता है। जवान लड़की के घर में रहते ये लक्षण अच्छे नहीं। अच्छा घर वर मिल जाने पर देर करना समझदारी नहीं है। सोच कर देखो, तुम्हारी छोटी बुआ गुलाबी सारी आयु कुंवारी ही रह गई ना। तेरे बाप के दोनों बड़ी और मंझली कुंवारी रह गई। तेरे माँ बाप ही काशी जाकर न रह लगते तो तुम्हारा विवाह कहाँ से होना था? काशी वास करती समधिन को ज्यों ही सही घर वर मिल गए त्यों ही उसने तुम्हारे हाथ पीले कर दिए। बीच में कोई टांग न अड़ाए यह सोचकर उसने किसी को कानों कान खबर नहीं होने दी। अब मानती है या नहीं? उसने अच्छा किया, नहीं तो कौन जाने विवाह होता या न होता। अब तू ज़्यादा सोच विचार मत कर, जल्दी से लड़की को उसकी ससुराल पहुंचा दे। इसके बाद नातिन से बोली, चल बेटी चल, देर हो गई है। जगधात्री, और अधिक कहने के लिए अब मेरे पास समय नहीं है, किंतु फिर भी तुम्हें सावधान करना अपना कर्तव्य समझती हूँ। देख, खींचातानी से ज़्यादा मेल जोल बढ़ाने, लड़की के साथ उसका हंसी मजाक करने देने का परिणाम सुखद नहीं होगा। गांव में बात फैल गई तो लड़का मिलना कठिन हो जाएगा। यह तो तुम भली प्रकार जानती हो कि लोगों को दूसरों के घर को फूंक कर तमाशा देखना बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार बड़बड़ाती हुई रासमणी नतनी को आगे करके जा रही थी कि जगदात्री ने उसे रुकने के लिए आवाज़ दी और बोली, टोकरी भर बैंगन लौकी आए हैं, 2-4 लेती जा। जरा रुक, मैं भीतर से लाती हूँ। जगधात्री के भीतर जाने पर रासमणी बोल उठी, अच्छा अभी से बैंगन आने लगे? नातिन की ओर उन्मुख होकर रासमणी बोली, अरे खंबे की तरह स्थिर खड़ी है, भाग के जा और बैंगन लेकर आ। अच्छा, तब तक मैं धीरे धीरे चलती हूँ, जल्दी से लौट के आ। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।